हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे जीएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो क्लास चल रही है वो इंडियन पॉलिटी की चल रही है। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देख रहे हैं एक से लेकर पूरे 395 अनुच्छेद, एक से लेकर 395 अनुच्छेद की सीरीज चल रही है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। और बाकी अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक से लेकर 395 अनुच्छेद में किन चीजों का प्रावधान है, क्या क्या मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं, इनका संपूर्ण विवरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी क्लास में आपको ये क्लास जो है हमारी, तो ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, आरआरबी और एसएससी, जीडी, ईटीसी सभी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस भारतीय संविधान की जो क्लास चल रही है, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर पहले वीडियो में आपने कई अनुच्छेद देखे, अब यहां पर देखेंगे 73 से लेकर 73 से आगे के सारे अनुच्छेद यहां पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें 73 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। 73वें में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद, ये अनुच्छेद विवरण यहां पर देख रहे हैं। संघ की कार्यपालिका, यहां पर संघ की कार्यपालिका जिसमें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यहां पर प्रधानमंत्री का विवरण देखने को मिलेगा। तो संघ की कार्यपालिका का विवरण यहां पर अनुच्छेद 73 में रखा गया है, और इनकी शक्तियों का विवरण भी। और मंत्रिपरिषद, यहां पर देख रहे हैं मंत्रिपरिषद, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, इसका भी प्रावधान देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। यहां पर मंत्रिपरिषद जो है, तो यहां पर देख रहे हैं राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए यहां पर मंत्रिपरिषद इत्यादि का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या है, देखते हैं यहां पर मंत्रियों के बारे में, अन्य उपबंध, भारत का महान्यायवादी का विवरण यहां पर अनुच्छेद 75 में दिया गया है। भारत का एक महान्यायवादी होता है, और जिसके महान्यायवादी के बारे में इसका विवरण जो है अनुच्छेद 75 में दिया गया है। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन करता है। तो ये भारत का महान्यायवादी जो सरकारी कार्य का संचालन का विवरण है, ये अनुच्छेद 76 में दिया गया है। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का जो संचालन होता है, इसका विवरण जो है अनुच्छेद 77 में दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 78 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में यहां पर प्रधानमंत्री की कर्तव्य क्या होंगे, इसका प्रावधान जो है तो अनुच्छेद 78 में दिया गया है, अनुच्छेद 78 में दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे यहां पर देख रहे हैं, इसके बाद देखते हैं यहां पर आता है अध्याय यहां पर भाग, जो यहां पर भाग चल रहा था, भाग 5 का जो अध्याय चल रहा था, भाग 5 का अध्याय दूसरा, भाग 5 के अध्याय दूसरे में देखेंगे यहां पर संसद। अब संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। संसद देख रहे हैं, संसद के कितने सदन होते हैं, तो यहां पर देख रहे हैं संसद में 3 होते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। यहां पर देख रहे हैं संसद, इंग्लिश में से पार्लियामेंट कहते हैं। संसद में राष्ट्रपति का देखने को मिलता है,
और लोकसभा और राज्यसभा, इनका विवरण देखने को मिलेगा। तो अध्याय 2 जो है, भाग 5 का अध्याय 2, भाग 5 का अध्याय भाग 5 का अध्याय 2 यहां पर देख रहे हैं। भाग 5 का अध्याय 2 में संसद रखी गई है। क्या है? संसद। और संसद का विवरण यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं यहां पर अनुच्छेद 79 से लेकर आगे देखते हैं। अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है? संसद का गठन। यहां पर संसद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 79 में इसका विवरण देखने को मिलता है कि संसद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 80 में देखते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना का विवरण यहां पर देखने को मिलता है। राज्यसभा की संरचना यहां पर देख रहे हैं 81, अनुच्छेद 81 में क्या मिल रहा है? लोकसभा की संरचना। यहां पर देख रहे हैं संसद का गठन। जो संसद का गठन है तो ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 79 जो है, तो यहां पर संसद का गठन होगा। और संसद के गठन के बाद जो अनुच्छेद 80 है और अनुच्छेद 81 है, तो यहां पर देख रहे हैं अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा 80 जो है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना होगी। और जो 81 है, अनुच्छेद 81, तो इसमें लोकसभा, अनुच्छेद 81 जो है इसमें लोकसभा की संरचना होगी। तो इसका विवरण यहां पर देखने को मिल रहा है। संसद का मिल रहा है, संसद का अनुच्छेद 79 और राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। आगे देखते हैं 82। अनुच्छेद 82 में क्या है? अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। यहां पर प्रत्येक जनगणना जो होती है हर एक 10 वर्ष बाद की जाती है। हर एक 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना जो है हर एक 10 वर्ष बाद, अर्थात 10 की जनगणना होती है। जहां पर जो जनगणना का प्रावधान है ये 1872 से प्रारंभ हुआ था। 1871 में इसका संशोधन हुआ था। 1872 से यहाँ पर जनगणना प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 83। यहाँ पर अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि, यहाँ पर संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि, उनका कार्यकाल कितना होगा, अनुच्छेद 83 में दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं जो संसद के सदन है, तो संसद के यहाँ पर 3 सदन हैं, लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ पर छोड़ देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, इनका जो कार्यकाल है कितने वर्ष के लिए होगा, इसका प्रावधान यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 83 में। आगे देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में जो है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद का सदस्य बनने के लिए, सदस्यता लेने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होती हैं, यहाँ पर इसका विवरण जो है अनुच्छेद 84 में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 में यहाँ पर संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन, इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 85 में देखने को मिलता है कि संसद का सत्र कितने समय से कितने समय तक चलेगा और सत्रावसान और इसका विघटन कब होगा, इसका जो विवरण है अनुच्छेद 85 में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद जो 86 है, 86 यहाँ पर सदनों के अभिभाषण, यहाँ पर सदन, अब यहाँ पर देख रहे हैं संसद के जो सदन हैं कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा हैं। तो सदनों के अभिभाषण का और उनके को संदेश भेजने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पर देखिए सदन जो है, संसद के सदन 3 होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा को जो संदेश भेजने का कार्य है तो ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो विवरण है तो अनुच्छेद 86 में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 87 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति किन आधार पर लोकसभा और राज्यसभा को कौन से संदेश दे सकते हैं, कौन से भाषण या फिर किस प्रकार का उपदेश दे सकते हैं, तो यहाँ इनका जो विवरण है तो अनुच्छेद 87 में दिया गया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर
आगे देख रहे हैं, तो आगे देखते हैं 87 के बाद 88 अनुच्छेद जो है 88 है। तो 88 में यहाँ पर देख रहे हैं सदनों के बारे में, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। यहाँ पर देख रहे हैं महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में महान्यायवादी को CAG कैग, CAG अर्थात कैग कहा जाता है। और यहाँ पर महान्यायवादी का विवरण जो है यहाँ पर 88 अनुच्छेद 88 में मिलता है। सदनों के बारे में, सदनों के बारे में वही संसद के जो 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति किस आधार पर अपने संदेश भेजते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सदनों के बारे में मंत्रियों और जितने भी मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल के मंत्रियों को। और यहाँ पर महान्यायवादी, जो महान्यायवादी के अधिकारों के विषय में जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 88 में की गई है। आगे देख रहे हैं संसद के अधिकारी, यहाँ पर संसद के अधिकारियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है अनुच्छेद 88 में। 88 के बाद यहाँ पर देख रहे हैं 89, जो आर्टिकल 89 है आपका अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में यहाँ पर बात कही गई है अनुच्छेद 89 में। अब राज्यसभा का जो सभापति होता है या तो कौन होता है, सभापति कौन होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर राज्यसभा को जो उपसभापति होता है वो कौन होता है, या सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनका विवरण जो है तो यहाँ पर अनुच्छेद 89 में देखने को मिलता है। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना इत्यादि की प्रक्रिया जो है तो अनुच्छेद 90 में देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो उपसभापति होगा उसका पद यदि रिक्त है तो उसे कैसे भरना है और किस दशा में वो अपना पद त्याग रहे हैं तो इनको हटाया जाना या पद को त्यागने की स्थिति में जो अनुच्छेद, इसका विवरण अनुच्छेद 90 में देखने को मिलता है। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 91 जो है 91 है, इसमें सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियों का विवरण जो है अनुच्छेद 91 में देखने को मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर यहाँ पर देख रहे हैं जो सभापति के जो पद होगा इनके कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की जो शक्ति होती है वो उपसभापति या अन्य व्यक्ति होते हैं, इसकी शक्ति उनके पास होती है और इसका विवरण अनुच्छेद 91 में मिल रहा है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 92 में क्या है। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना इसका जो विवरण है अनुच्छेद 92 में देखने को मिल रहा है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने की कोई विचारधारा या विचाराधीन है तो उसका पीठासीन होना या ना होने का जो विवरण मिलता है वो अनुच्छेद 92 में मिलता है। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 93 में किसका विवरण है, तो यहाँ पर लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका विवरण जो है अनुच्छेद 93 में देखने को मिलता है। लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं तो उनका विवरण यहाँ पर अनुच्छेद 93 में देखने को मिलता है। इसके बाद देख रहे हैं अनुच्छेद 94 में, तो अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या पद त्याग करना या पद से हटाया जाना, इसका विवरण जो है अनुच्छेद 94 में देखने को मिलता है। इसका जो विवरण है अनुच्छेद 94 में देखने को मिलता है। आगे देख रहे हैं आगे
यहाँ पर 95 अनुच्छेद 95 जो है, तो अनुच्छेद 95 में देखने को मिल रहा है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति इत्यादि का विवरण जो है अनुच्छेद 95 में देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 96 में। तो अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प या विचाराधीन है या तब उसका पीठासीन न होना इत्यादि का विवरण यहाँ पर अनुच्छेद 96 में देखने को मिलता है। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 97 में किसका विवरण है, तो सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में इसका विवरण। अब सभापति या उपसभापति का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं उनका वेतन भत्ता कितना होगा या कितना रखा जाएगा, कितना दिया जाएगा, कितना नहीं, इसका विवरण अनुच्छेद 97 में रखा गया है। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 98। तो अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय कार्य संचालन इत्यादि का जो विवरण है अनुच्छेद 98 में देखने को मिलता है। आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 99। तो अनुच्छेद 99 में यहाँ पर सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं तो जो शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ और प्रतिज्ञा लेते हैं, तो इसका जो विवरण है कहाँ पर मिलता है, तो अनुच्छेद 99 में देखने को मिलता है। यहाँ पर उन सदस्यों के बारे में बात कही गई है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा और इसके नीचे जो मंत्रिमंडल होता है उसके बारे में जो वहां के जो सदस्य होते हैं शपथ ग्रहण करते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं उनका विवरण जो है अनुच्छेद 99 में देखने को मिलता है। इसके बाद देख रहे हैं अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में यहाँ पर सदनों में मतदान, जो सदन होते हैं इनका मतदान प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसका विवरण। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति इत्यादि का जो विवरण है अनुच्छेद 100 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 100 में देखने को मिलता है कि सदनों के जो सदस्य होते हैं उनका मतदान किस आधार पर होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए या अप्रत्यक्ष होना चाहिए। उसमें जो सदस्य होते हैं तो उनका जो पद जो रिक्त होता है या खाली होता है तो किस आधार पर भरा जाना चाहिए, यह अनुच्छेद 100 में बताया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो अनुच्छेद 73 से लेकर यहाँ पर अनुच्छेद 100 तक हमने यहाँ पर ये अनुच्छेद कवर किए जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स थे, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। बस यही, बाकी की जितने भी अनुच्छेद हैं अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बस यहीं तक। हमारे इस चैनल को स्टडी वाल 77 जो है इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।